हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में ना स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट किया। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने एक बात तो ये सीखी, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर टाइम पूरा होना तो डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। हाँ, टाइम कम या ज्यादा होने की वजह से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है, अदरवाइज हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम इसमें रेट की बात करें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसके हमने दो फार्मूले सीखे, लेकिन जो आपने इस्तेमाल करना है वो वही करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस मेथड से आपने रेट फाइंड किया तो फिर जब फार्मूला लगाओगे ना तब दोबारा रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी। ये आसान हो गया काम। ये पहले थोड़ा सा दिमाग में ये होता था कि बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त क्या करना है कि क्या रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है या नहीं, बुक वैल्यू में नहीं करते, और ये डेप्रिशिएबल अमाउंट फाइंड करने के लिए करते हैं। अब आज हमने ना नेक्स्ट मेथड पढ़ना, उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके और भी नाम है, वो लिखना है तो लिख लो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। लफ्ज का साथ का मतलब एक ही बनेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वैल्यू डिक्लाइन मेथड, नाम जितने मर्जी चेंज कर लें काम सेम होगा। ओरिजिनल नाम इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसको WDV क्यों कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। आपको पता है रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहते हैं? बुक वैल्यू को। रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू को बोला जाता है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दो तो उसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। इसमें अगर हम बात करें, डायरेक्ट सवाल पे जाते हैं, सवाल हल करते हुए बताऊंगा कि इस मेथड का मतलब क्या है। कि एक सवाल है कि जिसमें कॉस्ट आपके पास है 5 लाख, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है ₹50,000, इसका जो रेट है वो है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आइडिया तो आपको पहले ही है इसका। हाँ जी, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहले साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं। जब पहले साल की डेप्रिसिएशन लेंगे तो 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, इसमें रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट इसकी यही समझो, नहीं हर साल, कॉस्ट पे नहीं, मतलब रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते ही नहीं है। वो लिखिए, उसका मतलब भी बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। अब पहला साल हमने किया तो 50,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 50,000। अगले साल जब हम पहुंचे तो वो कहता है कि भाई साहब जितना वो डेप्रिशिएट हो गया है उसको खत्म करो, पहले फाइंड करो बुक वैल्यू। अगले साल जो डेप्रिसिएशन अप्लाई करो ना वो करो उसकी बुक वैल्यू पे, इसलिए इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का रेट किस पर अप्लाई होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। स्ट्रेट लाइन में क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट को ही हर दफा कर देते, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले वाला जो निकलेगा वो कॉस्ट है, पहले तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं ना, तो जो उसकी कॉस्ट है वही बुक वैल्यू है।
पहले तो कुछ यानी एसेट अभी तो लिया है तो पहले तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं। अब पहले साल डेप्रिशिएट हुआ, माइनस किया, जब अगले साल है तो उसकी बुक वैल्यू है 4,50,000। अब अगले साल डेप्रिसिएशन हम लेंगे दूसरे साल की 450,000 के ऊपर, वो कितनी आ जाएगी 45,000। जब तीसरे साल जाएंगे तो ये भी माइनस कर देंगे। वैसे बुक वैल्यू का फार्मूला किसी को आता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप चाहे 5 लाख में से 95 माइनस कर दें या 450 में 45 माइनस कर दें, एक ही बात है। कॉस्ट 5 लाख है ना, 5 लाख में से आप माइनस कर दे 49, मतलब सॉरी 95, एक ये वाली डेप्रिसिएशन, या फिर 450 से 45 माइनस करें फिर भी वही वैल्यू आएगी। अगले साल मतलब तीसरे साल जब आप डेप्रिसिएशन लेने लगोगे तो डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर अप्लाई करोगे? जो उसकी बुक वैल्यू बची होगी उसका ही परसेंटेज लोगे, वो कितना आ जाएगा 40,005। इसी तरह हर साल जब भी डेप्रिसिएशन लो, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करो और फिर रेट अप्लाई करो। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर रेट अप्लाई करो। बात समझ लगी? चलिए जी। तो अगर इसमें तो बुक वैल्यू बताना भी हर साल की बहुत आसान है क्योंकि साथ साथ ही फाइंड हो रही है। अगर आपसे कोई इसकी डेप्रिसिएशन पूछे तो पहले साल 50,000, अगले साल 45,000, अगले साल 40,500। आपने पैटर्न देखा है इसका, हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रही है। पेपर में एक दफा ना सवाल आ गया कुछ ऐसे, कहता है बताओ इसमें कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, कौन सा ग्राफ रिड्यूसिंग बैलेंस है। पहले वाले का स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है, और दूसरा क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा किसका ग्राफ हुआ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, क्योंकि हर साल रिड्यूस हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन कम हो रही है। अब ऐसा जरा अब थोड़ा सा अच्छी बात भी बताता हूं, जो सो रहे हैं वो सो सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं बस वो सुन लें। ये ऐसे डेप्रिशिएट होता जाएगा ना, होता जाएगा, उसकी बुक वैल्यू कम होती जाएगी या ज्यादा? कम होती जाएगी। एक दिन ऐसा हैगा उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 50,000 रह जाएगी, बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? और जैसे ही 50,000 रहेगी ना डेप्रिसिएशन लेना बंद कर देंगे। पता है क्यों? उसकी अब रेजिडुअल वैल्यू बच गई है। बाकी मेथड के अंदर रेजिडुअल वैल्यू पहले ही माइनस की जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर उसको रेजिडुअल वैल्यू तक डेप्रिशिएट किया जाता है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट फिर वो 450 ही हुई, क्योंकि आपने डेप्रिशिएट किया ही किसको है? जो 50,000 बच गया था आपने छोड़ दिया। लेकिन इसमें पहले नहीं करते माइनस, इसमें पहले माइनस, इसमें माइनस करते ही नहीं है, वो खुद बच जाती है। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि WDV मेथड के अंदर ना वो कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो ना तो उसको उस हद तक डेप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद आगे नहीं लेकर जाते। ठीक होगी बात? तो अब एक और सवाल लिखता हूं पहले, फिर वो आप करो, फिर इस तरह से। ये ग्राफ याद है कि ये पेपर में सवाल आया हुआ है, वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये किस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का ग्राफ है। देखते हैं क्या वो सवाल किस तरह से देखते हो। A plant purchased for rupees 800,000 with residual value rupees 100,000 at 1/6/2021. Rate of depreciation is 10%, reducing balance method, reducing balance method. Company close their books at 31st December each year. इसका मतलब पता चल गया?
मतलब हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। फाइंड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू फॉर 2021, 2022, 2023। करो जरा ये सवाल। 3 सालों की डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। हो गया? क्या ये डिडक्शन पहले साल की 2021 की बताएं? 4,667 और 2022 की 7,533 और 2023 की 7,867,800। सबकी यही है। डेप्रिसिएशन लेने के वही 2 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, ब्रॉड ऑन और एडिशन। ब्रॉड ऑन और इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही एसेट लिया अभी। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि 2021 के अंदर 2021 के अंदर 8 लाख का एसेट था, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 7/12। क्योंकि 2021 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, आपने एसेट खरीदा ही जून के अंदर है, तो जितने महीने आपके पास वो एसेट था उतने महीनों की डेप्रिसिएशन ले ली। तो कितना आ गया? 4,667। अब ये माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 2022 में। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 7,533। तो यार हाँ जी, अब इसका 10% लेंगे, अब पूरे साल की डिडक्शन आएगी, क्योंकि पहले साल मंथ का चक्कर होता है, उसके बाद तो नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा? 7,533। ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3,673 3 नहीं, 6,780,000। फिर 2023 में फिर 10%, तो क्या आ जाएगा? 6,780,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 610। ओके की बात। अगर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी हो ना, 3 सालों की, 2 सालों की, वो प्लस कर लो सब। ओके की बात। फिर एक और को ऐसा लिखूं, देखते हैं आप कर पाते हो ये नहीं। इसमें कोई बात पूछने वाली हो? अली
चलिए देखते हैं ये सवाल। एन एसेट परचेज्ड for rupees 400,000 with residual value rupees 60,000. Useful life of asset is 8 years. Find book value and depreciation for 2 years. 2 सालों की आप डेप्रिसिएशन भी मुझे बता दें, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. Method of depreciation is reducing balance method. हाँ जी, हो जाएगा, करो फिर. दो सालों की डेप्रिसिएशन और 2 सालों की बुक वैल्यू तो साथ ही फाइंड हो जाती है. कितना? 50,000. दूसरे साल की 43,750. नहीं यार, जी पहला 50,000, दूसरा 43,750. मानूर आपका कितना आ रहा है? अच्छा, इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई भी लाइफ वाला फार्मूला है ही नहीं. कोई भी लाइफ में, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 तरह से होता है ना, रेट के साथ भी और लाइफ के साथ भी. इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है. ओके होगी बात. वैसे तो जिस तरह से इन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई है ना इस बुक के अंदर, वो इसलिए मैं करवा रहा आपको कि क्योंकि आपने, जाहिर सी बात है, बहुत सारे और लोगों को भी हो सकता है कभी पढ़ाना पड़ जाए या उनके साथ डिस्कशन करनी पड़ जाए. अदरवाइज इन्होंने हमें एक और ही पैटर्न बताया इस बुक के अंदर, वो आपको पता भी नहीं चलेगा. उसने बहुत सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो खत्म करवा दिया. लेकिन अगर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट ना गिवन हो तो उसका एक फार्मूला है, वो रेट फाइंड कर लिया करो. रेट का फार्मूला है 1 माइनस R ओवर C होल की पावर 1 ओवर n. असल में उसने इसको इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस nth रूट ऑफ R ओवर C. जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तब आएगा आंसर. कोई बहुत ही कोई दूर अंदेश बैठा हो आप में से, या जो अपने आप को फन्ने खां समझता हो, तो ये बता सकता है ये कहां से जनरेट किया गया फार्मूला. रेट इज इक्वल टू 1 माइनस R ओवर C की होल पावर 1 ओवर n. ये तो पता है ना, ये दोनों चीज सेम ही है. या जो रूट होता है ना वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ पावर होता है. हाँ जी, कोई इसका ओरिजिन बता सकता है आपने?
क्यूएम में, हाँ ये देखो सही बता रहे हो। क्यूएम में कहाँ पर, हाँ फाइनेंस में कहाँ पर? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूले का बिगड़ी हुई शक्ल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बिगाड़ा हुआ है। और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इसकी एप्लीकेशन अभी हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर ये जितना हम काम करते हैं वो सिर्फ कैलकुलेटर पे हो जाएगा, वो अभी फिर हम बता नहीं पाएंगे, मैं बताऊंगा भी नहीं क्या, आपको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे लेवल का आपको सवाल आना है उस हद तक अभी इतना ही। लेकिन इसका कनेक्शन कैसे बनता है आप खुद बताएं। आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ फार्मूला S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N, ये इस फार्मूले में से I को फाइंड किया हुआ है, क्योंकि I रेट है। अब S फ्यूचर वैल्यू होती है या प्रेजेंट वैल्यू होती है? फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं एक एसेट आपने इतने का खरीदा और उसकी एक कॉस्ट है और एक रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होगी या प्रेजेंट वैल्यू होगी? रेजिडुअल वैल्यू। जाहिर सी बात है उसने तो एक लाइफ के बाद होनी है, और उसकी जो कॉस्ट है वो प्रेजेंट वैल्यू है। अगर मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू की जगह R लिख दूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जगह C लिख दूं, 1 प्लस की बजाय माइनस लिख दूं, क्यों? क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। हम यहाँ प्लस इसलिए लिखते थे क्योंकि वैल्यू अगले साल बढ़ती है, डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होती है। एक सवाल भी ऐसा आया हुआ है कुछ स्पीड वाला कि ब्रेक लगाई तो उसके बाद इतनी स्पीड डाउन हो गई, तो उसमें भी हमने माइनस लगाया था, क्योंकि जब वैल्यू कम होती है ना तो माइनस लगाते हैं। आई हमने फाइंड करना है, इसको लिख लेते हैं स्मॉल r या x लिख दो, और n यूजफुल लाइफ, यानी आज जो वैल्यू है इतने सालों बाद कितनी हो जाएगी, यहां पर n लिख देते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो, हमें चाहिए ये रेट, पहले सी इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया r ओवर सी। जब r ओवर सी हो जाएगा तो ये जो n इधर पावर है दूसरी साइड पर जाती है, पावर क्या हो जाती है 1 तो बाकी आपके पास इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस r, r को लेकर इधर आ जाए और इस फैक्टर को दूसरी साइड पर ले जाए तो ये बनेगा 1 माइनस r ओवर सी की पावर 1। और ये 100% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये नहीं कि थोड़े से सवाल नहीं, सारे सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाएंगे। इसी तो कहते थे फाइनेंस बोर्ड से पढ़ लो, फाइनेंस ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। अगर करना चाहो तो आपका टाइम सेव होगा, नहीं तो इसको समझो ही ना कि आप सिंपल की फार्मूला याद करो, इसका कनेक्शन ही ना बनाओ फिर कि अगर आपका फाइनेंस वीक है ना, आप डायरेक्ट समझो कि मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं, वरना आप खुद प्रेशर में आ जाओगे, मुझे तो फाइनेंस ही नहीं आता तो मैं यहां कहां से करूं। ठीक होगी बात। तो पहले हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, रेट 1 माइनस r कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 400,000 होल पावर 1 ओवर 8। करो जरा कैलकुलेटर में पुट, जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई भी करना, 20.11 पूरा 21.119 फिर 21% कर देते। जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपको रेट गिवन ना हो तो आप इस तरह से रेट फाइंड कर लिया करो। चाहो तो आप हर एक का रेट फाइंड करके सवाल हल कर लिया करो। आई कैप की बुक में बेसिकली यही है, वो क्या कहता है हर एक के लिए रेट ही फाइंड कर लेता है, तो आप भी चाहो तो सबके लिए रेट फाइंड कर। लेकिन प्रॉब्लम वही है, किसी जगह किसी मेथड से पढ़ाया जाएगा, किसी जगह किसी मेथड से, तो फिर आप हर तरह से पता होना चाहिए। अब आगे करें, अब अगला तो हो गया ना सवाल। फिर अब तो पहले साल का क्या होगा, पहले साल पे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21%, रिड्यूसिंग बैलेंस रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, कितना 84,000, कितना बच जाएगा 316 अगेन 21%। ये ईयर 1 क्या हो गया, ईयर 2 कितना
66360 66 360 360। दूसरे साल की बुक वैल्यू भी आ जाएगी 24964 कितना 24964 96। ओके की बात। आगे चलें थे। तीसरे नंबर पे ये तो हो गया सवाल हमारा। अब हम एक सवाल वो कर लेते हैं एडिशन वाले। एसेट परचेज at 1/4/2021 रुपीज 400,000। तो इसमें हम रेजिडुअल वैल्यू लेते ही नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत तो होती नहीं, रेट फाइंड करने के अलावा उसकी जरूरत नहीं है। Another asset purchase at 1/10/2022 rupees 600,000। Another asset purchase, एक और भी asset खरीद लेते हैं 1/7/2023 rupees 500,000। Rate of depreciation is 10% written down value method। Rate of depreciation is 10% written down value method। अभी सवाल लिखना, सवाल मिलके करते हैं। ये तकरीबन आपका समझ लो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने आपको इस मेथड का स्ट्रेट लाइन और WDV के साथ एक और अच्छा सवाल करवाना, लेजर्स बता देने और फिर अगले मेथड्स पे चले जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान, ये जो सवालों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस इतना ही करना है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है PRC लेवल पे। ठीक है, यही सवाल चाहे करके चले जाना या यही सवाल, अगर इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। वैसे तो बड़े बुरे बुरे सवाल भी दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में, बट जरूरत नहीं है उनकी। सारी जिंदगी नहीं, इस चैप्टर का और सारा क्या है नहीं। वैसे तो जो मैंने पढ़ाया वही पढ़ना है हमने। मैंने तो बहुत कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ाया। हाँ, जो कुछ मैंने पढ़ाया है बस वही। ठीक है, क्योंकि उसके बाहर सवाल है ही नहीं। हाँ जी, अच्छा, फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके लेक्चर्स तो नहीं चाहिए अब। वो जो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट की हमने डिस्कशन की हुई है, क्योंकि वो इधर ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं आप लोग। हाँ जी, अब करते हैं सवाल। करना क्या है, डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 2021, 22, 23, चाहे 24 की भी कर लेते हैं। सबसे पहले आए 2021 का काम करते हैं। बात वही, पहले ब्रॉड ऑन फिर एडिशन। ये हर सवाल में ऐसा करना है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे WD हो, चाहे दुनिया का कोई मेथड हो। डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका ये यूनिवर्सल है। हाँ, उसको हर बंदा डिफरेंट तरीके से बताता है। कोई बंदा किसी वे से बताएगा, कोई बंदा किसी वे से बताएगा। जैसे हमने 2021 में पहले देखा ब्रॉड ऑन, क्या है? नहीं है। मतलब 2021 से पहले किसी एसेट का जिक्र, तो इसको तो छोड़ दिया। क्या एडिशन है? बिल्कुल है।
एडिशन की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। कितना है एडिशन? 4 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 9/12, 30। ये आपका 2021 हो गया, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन चाहिए और बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू चाहिए तो 4 लाख में 30,000 माइनस करके बता दो, 21 खत्म। अब आ जाओ 2022 पे, यहां से अब आपका सही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने लगे। तरीकाकार वही, ब्रॉड ऑन पहले और बाद में एडिशन। आओ जरा, ब्रॉड ऑन, क्या ब्रॉड ऑन है? बिल्कुल है, 4 लाख का है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर हो ना स्ट्रेट लाइन मेथड तो ब्रॉड ऑन की कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है, और अगर हो WDV मेथड तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू फाइंड करके डेप्रिशिएशन लेनी है, क्योंकि वो है ही बुक वैल्यू मेथड, वो है ही WDV मेथड। दोबारा सुने, अगर स्ट्रेट लाइन होगा ना, यही सवाल स्ट्रेट लाइन का होता, मैं 4 लाख का 10% लेता, लेकिन ये मेथड कौन सा है? WDV। तो मेरे पास जो ब्रॉड ऑन होगा, मैं क्या लूंगा? उसके पहले बुक वैल्यू फाइंड करूंगा। 4 लाख उसकी कॉस्ट है, 30,000 उसकी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, तो उसको माइनस करके लिखूंगा। तो यहां पर चाहे तो आप बुक वैल्यू लिख भी लो इसकी, 4 लाख में से 30,000 माइनस करूंगा, 370,000 पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करूंगा। सेम सवाल होता, मेथड स्ट्रेट लाइन होता, तो फिर ब्रॉड ऑन में 4 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लेता। ये बात याद रखनी है, बस ब्रॉड ऑन के बारे में परेशानी है, बाकी कोई परेशानी नहीं। और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू का फर्क है, उसमें रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन लेते हैं और यहां पर रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। ब्रॉड ऑन पे आ जाओ, 370,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। क्या इसके साथ टाइम फैक्टर लगेगा? नहीं लगेगा। कितना हो गया? 30। फिर एडिशन, एडिशन कितना है? 6 लाख। कितने लोगों को पता है कि इसकी बुक वैल्यू नहीं होती? एडिशन की बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम ही होती है, क्योंकि अभी वो पहली दफा आया, डेप्रिशिएट तो हुआ ही नहीं, अभी तो हम पहली दफा डेप्रिशिएट कर ले। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। गॉट इट? ये डेट ऊपर लिखी हुई है, यहां पर 7 लिखने तो 7 ही लिख, कितना? 15। जी मेरे भाई, अब बताओ जरा, 37 जमा 15 52,000। 2022 की डेप्रिसिएशन आ गई 52,000। अब यहां से लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसके बाद अगर आपको समझ लग गया तो समझो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। 2023 में पे पहुंच गया, क्या ब्रॉड ऑन है? बिल्कुल है। 2 एसेट खरीदे हुए इससे पहले ही, मैंने उसकी कॉस्ट लेनी है या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू। तो आप लोग मुझे बुक वैल्यू बताओ जल्दी से। मुझे 2023 में मैं जा रहा हूं, 2023 में मुझे बुक वैल्यू बताओ कितनी है जो गुजर गए, गुजरे हुए एसेट्स हैं। टू 2023 की बुक वैल्यू चाहिए। मैंने पहले ब्रॉड ऑन को डेप्रिशिएट करना है और फिर एडिशन को करना है, ऐसा ही है? हाँ जी, पहले ब्रॉड ऑन फिर एडिशन। तब तो मुझे ब्रॉड ऑन की कॉस्ट चाहिए होती ना, तो मैं क्या लिखता? 10 लाख, 4 लाख और 6 लाख, स्ट्रेट लाइन होता तो। लेकिन अब बुक वैल्यू चाहिए, तो बताएं कितनी आ रही बुक वैल्यू? 91। सबका यही है, किसी का चेंज आ रहा हो? अब इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं बताने के। एक तरीका, आप ऐसा करो, कॉस्ट ही देख लो पिछले की। ब्रॉड ऑन की कॉस्ट का तो पता है ना, एक एसेट 4 लाख का खरीदा था, एक एसेट 6 लाख का खरीदा, डन। माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 30,000 पहले, 52,000 बाद में, यानी टोटल कॉस्ट ले लो
और जितनी डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बुक वैल्यू का फार्मूला यही है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये कितनी है 82,000, 9 लाख एक तरीका। ओके, ये बात हमें लगी। दूसरा तरीका, क्या पिछले साल नहीं जाना चाहते, ना जाएं। ये जो आपके पास पड़ा है 6 लाख और जो उसी साल का बैलेंस है, उसी साल में से फिर पीछे ना जाए, इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें बस, क्योंकि पिछली डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है, तो मजीद इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, फिर भी आपके पास 918,000 आ जाएगा। ओके होगी बात? ये बात समझ लगी? और तरीका भी बता दूं? क्या हुआ? हाँ, इसे बुजुर्ग कहते हैं दिमाग की दही होना। अच्छा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों की बीवियां आ जाएंगी, फिर बीवियों को प्लस कर दो, फिर भी वही आएगा। मैं अलग अलग बुक वैल्यू फाइंड कर लो ना, फिर प्लस कर दो, मतलब जैसे मर्जी कर लो, बुक वैल्यू आनी चाहिए बस। ठीक है, अच्छा जी, ब्रॉड ऑन पे आओ जरा। आपने कहा 918,000 ब्रॉड ऑन है, उसका 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 91,800। एडिशन कितना है 2023 का? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% टाइम 6/12, 25,000। 91,800 प्लस 25,000, ये 2500 है, 25,000 है, तो फिर 91,800 प्लस 25,000, तो क्या बता रहे हो? 116800, 1168 डन। अब 2023 की डेप्रिसिएशन आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 1,16,800। गॉट इट? अब अगर कोई आपसे पूछे बुक वैल्यू बताओ, फिर सिंपल, इन दोनों को प्लस करके सिर्फ ये माइनस कर दे, आपको पीछे वापस जाने की भी जरूरत नहीं। ये सारे रफ तरीके बता रहा हूं, जानवर तरीके नहीं है। जानवर तरीके तो लेजर बनाकर चेक किया जाता है, वो लेजर भी बनवाऊंगा, जाहिर सी बात है, एक सवाल में तो बनवाऊंगा। अब आ जाओ 2024 पे। सबसे पहले मुझे बताएं ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू क्या है? क्या करेंगे? 9,18,000 में 5 लाख जमा कर देंगे, 14,18,000, उसमें से माइनस कर देंगे 1,16,800, या सारी कॉस्ट प्लस करो पहले, 4 लाख, 6 लाख और 5 लाख, 15 लाख हो जाएगी, और हर साल की डेप्रिसिएशन सारी प्लस करके माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? 13,01 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना? 13012। क्या 2024 में एडिशन है? तो खत्म, डेप्रिसिएशन आ। क्या दोनों में फर्क हुआ? उसमें जब ब्रॉड ऑन लेते हैं वो कॉस्ट लेते हैं, बुक वैल्यू नहीं। इसमें हर दफा ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू ले। ओके, अगले सवाल पे। और ये जी उसकी भी ले तो आती भी जी, उसकी भी अगर बुक वैल्यू ले, किसकी? वो पिछला जो था स्ट्रेट लाइन मेथड में, उसमें बुक वैल्यू नहीं लेते, कॉस्ट पर रेट अप्लाई करते हैं। अगर बुक वैल्यू भी ले, बुक वैल्यू पे वो फिर मेथड ही स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब ही ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेना। अगर मैं देगा तो वो बिल्कुल सही था। आप खुद बताएं कि उसमें जब मैं डेप्रिसिएशन लेता ना, तो उसमें लेता 15 लाख का 10%। इसका वो तो 150,000 आ रही है, कैसे बराबर आ रही है? बुक वैल्यू अगर मैं लूंगा तो वो तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा ही नहीं। जो तू कह रहा है ना, वो एक और तरीका है। वो तरीका ये होता है, वैसे ना नए नए कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, उसमें होता है ना, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो ना, तो भी स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। बुक वैल्यू को, जैसे एक सादा सी छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा इस पर फोकस ना करना।
5000 एसेट की कॉस्ट है, 10 साल लाइफ है, 10 पे डिवाइड किया कितना आ गया 50, 500, हर साल कितना आएगा 500, क्योंकि 5000 को 10 पे डिवाइड करेंगे। एक ये है कि अगर आप 5000 में से 500 माइनस करोगे तो क्या आएगा, और इसको एक साल कम करके डिवाइड करो तब भी 500 आएगा। यानी बुक वैल्यू अगर फाइंड करके अप्लाई किया ना, फिर लाइफ में से वैसे साल कम कर देते हैं, फिर लाइफ पूरी नहीं रखते। तो इस पर अभी ये तो बड़ी आगे दूर अंदेशी वाली बातें, अभी हम नजदीक अंदेशी में रहेंगे। हाँ जी, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है पेपर में, वो कहेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी वैल्यू एसेट में जाएगी, तो उस साल की बुक वैल्यू बता देना। और अगर आपसे पूछा जाए एसपीएल में कौन सी अमाउंट जाएगी, तो उस साल की डेप्रिसिएशन बता देना। ये दो सवाल ही आपसे पूछे जा सकते हैं। एसपीएल की वैल्यू पूछे तो क्या बताना है, जिस साल की एसपीएल की वैल्यू पूछे उस साल की डेप्रिसिएशन, ये जो हमने फाइंड किया है ये डेप्रिसिएशन है, ये हर साल की डेप्रिसिएशन। और अगर वो पूछे बुक वैल्यू, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या वैल्यू जाएगी, तो बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। ठीक होगी बात। और जरा फिर एक सवाल करते हैं अच्छा सा, इन दोनों मेथड से करते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी, और ज्यादा नहीं, 2 सालों से ज्यादा नहीं काम करेंगे, या चाहे 1 साल के कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ मशीन at 1/1/2022 is rupees 900,000 and accumulated depreciation of the state accumulated depreciation of the state is rupees 250,000. Rate of depreciation is 10%. हमने इसी सवाल को दोनों मेथड से कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कर देंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV से भी कर देंगे। ठीक है। एडिशन एट 1/4/2022 rupees 300,000, addition at 30th June 2023 rupees 400,000। डन। काम हमने वही करना है, अब काम हमने बड़े बड़े करने हैं, मतलब इस सवाल के ऊपर दोनों मेथड से करवाने के बाद ना आपका WDV और स्ट्रेट लाइन 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पर इसी को बार बार करते रहना तो ये इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले WDV से करेंगे स्ट्रेट लाइन, 2 सालों का काम करना है, मतलब 2 सालों की डेप्रिसिएशन बतानी है और 2 सालों की बुक वैल्यू बतानी है। 2 सालों की डेप्रिसिएशन, 2 सालों की बुक वैल्यू। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। पहले जी ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन और फिर एडिशन की डेप्रिसिएशन। किस साल की बात कर रहा हूं, 2022। मुझे बताओ 2022 में कोई ब्रॉड डाउन है कहां पर? वो जो 9 लाख है ये बेसिकली पहले सालों का खरीदा हुआ है। हमें कैसे पता चला? ये जो 2,50,000 है ये पहले सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 9 लाख उनकी कॉस्ट है, बुक वैल्यू नहीं है, क्या है? कॉस्ट। और 2,50,000 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन अगर मेथड है तो मुझे बताओ ब्रॉड डाउन की कॉस्ट लूं या ब्रॉड डाउन की बुक वैल्यू लूं? कॉस्ट, क्योंकि मेथड में कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं, मतलब 9 लाख का 10% लूंगा। मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 90,000। फिर एडिशन कितना है 2022 में? 3 लाख। तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%,
मल्टीप्लाइड बाय 9/12 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितनी डिडक्शन आ गई? 225 लो मेरे भाई 2022 की आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई कितनी भला? 112500 डन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 2022 की बुक वैल्यू बताओ तो कोई बता सकता है? ये है कॉस्ट और ये है इस साल की डेप्रिसिएशन और ये 2,50,000 पहले भी तो पड़ी है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस मतलब अगर आपको 2022 में चाहिए ना बुक वैल्यू तो कॉस्ट होगी 12 लाख और 9 लाख ब्रॉडन पड़ा था 3 लाख खरीद लिया माइनस अक्यूम 250 जमा 1 12 कितना हो गया? 362,500। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 8375। बात समझ लगी जी? 250 प्लस 112,500। ये तो 2022 में काम हुआ है। 2023 का काम देखते हैं वो कौन करवाएगा। तरीके ही दो है, स्टेप ही दो है, ब्रॉड ऑन और एडिशन। अब मुझे बताओ 2023 में ब्रॉड ऑन पे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट लेंगे और डब्ल्यूडी मेथड है तो बुक वैल्यू। क्या है कॉस्ट? 12 लाख क्योंकि जो 9 लाख है ना ये 22 में थी, 23 में कितनी है ब्रॉड ऑन? 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1,20,000। क्या एडिशन है 2023 में? बिल्कुल है 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%। टाइम बताओ जरा 6/12 क्योंकि जून तो गुजर चुका है। 20,000 140। तो अगर आप में से कोई 2023 की बुक वैल्यू ढूंढना चाहता है तो कॉस्ट कितनी है? 16 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 5 लाख 502500। इनको माइनस करेंगे तो आंसर है। अक्यूमुलेट करना आती है ना, 250 में 1,12,500 भी प्लस कर देना और 140 भी प्लस कर देना तो जो आंसर आएगा वो 2022 की 23 की बुक वैल्यू है। डन। हाँ जी, अब जरा एक डिफरेंट चीज देख लें। उसकी जरूरत तो नहीं है, मैंने आपको रफ तरीके से वो करवा दिया, लेकिन नीट एंड क्लीन तरीके से भी करवा दो। ये हो गया, नोट कर लिया, समय भी आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड को ओके है। चलो पहले डब्ल्यूडी भी कर लो फिर मैं बताता हूँ। आ जाओ जरा फिर 2022 में हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। ब्रॉड ऑन और एडिशन होता है। बताओ ब्रॉड ऑन की कॉस्ट होगा या बुक वैल्यू? क्या बुक वैल्यू बता सकते हो? कैसे? 9 लाख आपके पास पड़ी है कॉस्ट, 2,50,000 पड़ी है एक्यूमुलेटेड है, करो माइनस तो बुक वैल्यू आ जाएगी 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% 65,000 और एडिशन कितना है उसका? 3 लाख 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 क्योंकि एडिशन में तो कोई मसला नहीं आता। एडिशन में तो कोई मसला नहीं आता। इसकी तो डिडक्शन हुई है कि 225 कितना आ गया जनाब? 87,500।
87,500 2023। अब तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा। मुझे ब्रॉड ऑन चाहिए, कैसे फाइंड करूंगा ब्रॉड ऑन? 650 और 300 को प्लस करके इसमें से 87 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8625 कितना? 8625 862500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 86250 और इसका एडिशन 4 लाख का 10% का 6/20,000 106,250। अब चाहे आप इसकी बुक वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बुक वैल्यू जो कुछ पूछता है तो बुक यानी दो चीजें पूछी जाती है, बुक वैल्यू या डेप्रिसिएशन फॉर द। दोनों मेथड से हो गया, फर्क पता चल गया। वहां पर कॉस्ट लेनी है ब्रॉड ऑन के अंदर और यहाँ पर बुक वैल्यू। अच्छा, मैंने आपकी बुक में देखा है कि कुछ उसने एंट्रीज ऐसी बताई हुई हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ ताकि हो सकता है अगर उसकी एंट्री आ ही जाए, क्योंकि जो बुक में बताया है वो तो वाजिब है कि वो आ सकता है पेपर। बुक के बाहर आई कैप कभी नहीं देता, हाँ स्टाइल चेंज कर सकता है, बाहर से सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर एसेट खरीदा जाए, एसेट परचेज किया जाए, एंट्री क्या पास होती है भला? वो वाला एसेट डेबिट जिसे आप नॉन करंट एसेट या पीपीई कहते हो, और कैश या पेबल एसेट खरीदने की एंट्री। अगला कहता है नेक्स्ट, कहता है कि अगर हम एसेट के लिए एडवांस दे दें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम एसेट्स के लिए एडवांस दे दें, अभी एसेट नहीं आया, तो बताओ जरा मैं एसेट डेबिट कर दूं? मतलब मैंने फर्नीचर के लिए एडवांस दे दिया, अभी फर्नीचर नहीं आया, तो क्या मैं फर्नीचर डेबिट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि तो अभी तो काम में कंट्रोल ही नहीं मेरे पास है। अगर आप एडवांस दे दो फॉर नॉन करंट एसेट, एडवांस फॉर नॉन करंट एसेट, तो एंट्री पास होती है एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश ने तो क्रेडिट ही होना है, क्योंकि जा रहा है बेचारा, कैश ने तो क्रेडिट ही होना है, लेकिन एसेट नहीं आया, तो फिर क्या लिखते हैं? एडवांस। ये अच्छी बात उसने लिखी है और ये पेपर में वो आपको दे सकता है। अब इस एडवांस को लिखेंगे कहाँ? करंट लायबिलिटी में या नॉन करंट एसेट में या नॉन करंट एसेट? एडवांस को करंट में लिखेंगे या नॉन करंट? करंट में है ही नॉन करंट के लिए, तो नॉन करंट क्या हो जाएगा? अच्छा, 1 साल के अंदर हो तो फिर अगर 1 साल पहले मतलब अभी दिया 2 महीने बाद एसेट आ जाएगा तो फिर क्या करें? करंट में लिख दें। और अगर अभी पैसे दिए 2 साल बाद आएगा तो फिर नॉन करंट में, ऐसा ही आएगा ही नॉन करंट में। अब सुन ले, अगर आप नॉन करंट एसेट्स के लिए कोई एडवांस देंगे तो वो नॉन करंट एसेट में ही आएगा, बट वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिशिएट तो तब होगा ना जब एसेट इस्तेमाल होगा, आएगा हमारे पास। अगर नॉन करंट एसेट्स के लिए आप एडवांस दोगे तो वो नॉन करंट एसेट में आएगा, बट डेप्रिशिएट। तो सवाल पूछ सकता है कि मैंने प्लांट के लिए एडवांस दिया है तो क्या डेप्रिसिएशन जायज है? तो आपने कहना नहीं, लेकिन लिखना किसमें है? आपने ये जो एडवांस डेबिट किया है तो इसको हम लिखते होते हैं एडवांस फॉर नॉन करंट एसेट। अब चले जी, जिसका एडवांस दिया था ना वो एसेट आ गया, फिर एंट्री क्या पास करेंगे? आशा, जिसके लिए एडवांस दिया था, व्हेन एसेट received या recognized, received whose advance was paid। वो जिस एसेट के लिए एडवांस दिया था वो एसेट आ गया, वो एसेट हो जाएगा डेबिट और एडवांस हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि अब एडवांस तो नहीं रहा, उसका स्टेटस खत्म हो गया। तो वो वाला एसेट डेबिट जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे,
और एडवांस क्या अब डेप्रिशिएट होना शुरू होगा? तो क्या अब तो हमारे पास आ गया पीपीई डेबिट एडवांस क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन की तो आपको एंट्री आती है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर कोई नॉन करंट एसेट ऑनर ले गया, घर फर्नीचर पड़ा था ले गया, एसी खड़ा था ले गया, तो उसका ड्राइंग्स टू वो वाला एसेट, ड्राइंग्स डेबिट वो वाला एसेट पीपीई क्रेडिट। आखिरी बात, अगर कोई इन्वेंट्री का एलिमेंट, इन्वेंट्री बजाते खुद हमारे नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल हो जाए या हमारा नॉन करंट एसेट बन जाए, बताओ एंट्री क्या होगी? ये पड़ी हुई है हम इन्वेंट्री के अंदर। अगर कोई इन्वेंट्री हमारे नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल हो, जैसे हमने कहा था बिल्डिंग में सीमेंट हमारा इन्वेंट्री है, इस्तेमाल हो गया, कोई इन्वेंट्री हमारे नॉन करंट एसेट में इस्तेमाल हो जाए या वो हमारा नॉन करंट एसेट बन जाए, मतलब समझा सिखाता हूं। आपका सीमेंट का बिजनेस है, आपने ऑफिस बनाना है, वो सीमेंट इस्तेमाल की तो वो सीमेंट आपकी बिल्डिंग में इस्तेमाल होगी। या आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपने फर्नीचर उठाया ऑफिस में रख दिया, अब फर्नीचर आपका स्टॉक नहीं रहा, वो क्या बन गया? नॉन करंट एसेट बन गया। तो इनकी एंट्री सीख लीजिए, जब कोई स्टॉक आप अपना बनाते हैं ना नॉन करंट एसेट, तो वो वाला नॉन करंट एसेट हो जाता है डेबिट परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि वो परचेज का स्टेटस खत्म हो गया उसका, वो क्या बन गया? नॉन करंट एसेट। या इसकी एंट्री होती है नॉन करंट एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। किन हालात में परचेज क्रेडिट करते हैं और किन हालात में इन्वेंट्री? पीरियोडिक और परपेचुअल। परपेचुअल में क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट टू इन्वेंट्री, और परपेचुअल में क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट टू इन्वेंट्री। ठीक है, और यदि परपेचुअल में क्या करेंगे? मैंने कहा कोई भी हमारी इन्वेंट्री अगर हम अपना नॉन करंट एसेट मतलब ये इस्तेमाल हो जाए हमारे नॉन करंट एसेट में, या बना लें उसको अपना एसेट, इन दोनों दो एंट्रीज पास होती। मैंने कहा था कि अगर होना परपेचुअल सिस्टम, बल्कि इन सब ने कहा था, तो एंट्री पास करते हैं नॉन करंट एसेट डेबिट इन्वेंट्री, और अगर परपेचुअल होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी? दिमाग खोल के बैठा कर। परपेचुअल में ये एंट्री पास होती है और पीरियोडिक में ये एंट्री पास होती है। पीरियोडिक में क्या होती है? नॉन करंट एसेट डेबिट परचेजेस, और पीरियोडिक में जाग गया या अभी नहीं जागा? अभी भी नहीं जागा। पीरियोडिक में क्या होती है? नॉन करंट एसेट डेबिट परचेजेस, और पीरियोडिक में परेशान हो गया। चलो, पीरियोडिक में ये होती है, परपेचुअल में ये होती है। ठीक है, एडवांस डेप्रिशिएट इसलिए नहीं होगा, अगर उसके पास पड़ा हुआ है और है हमारा, जब तक वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा ना तब तक नहीं। सर हम वापस आ गए, फिर हम कहते हैं कि हमने ये एसेट नहीं लिया, हम ऑफिस के पास गए, उसने हमें ला के नहीं, आपके सवाल की डायरेक्शन सही नहीं बन रही। एसेट उसके पास पड़ा हुआ है, एडवांस हमने दे दिया, एसेट तो हमें लिया ही नहीं हमने। ठीक है, जब तक एसेट हमारे पास कंट्रोल में नहीं आएगा ना तब तक वो एसेट हम लिख ही नहीं सकते, तो एडवांस की एंट्री पास होगी ना। क्या 90% दे दिया उसने, 90? वो तो पेनल्टी वगैरह में आ जाए या किसी और चीजों में आ जाएगा। एसेट डेप्रिसिएशन का मतलब है आपने उसको इस्तेमाल करके फायदा लिया तब उसको डेप्रिशिएट किया। मैचिंग कॉन्सेप्ट, फायदा तो लिया ही नहीं आपने, तो डेप्रिसिएशन किस बात की? चले जी। अच्छा, अगर उधार पे एसेट खरीदोगे तो एंट्री क्या पास होगी? उधार पे खरीदोगे तो एसेट डेबिट पेएबल, ठीक होगी बात।
अच्छा जी, एक जी अदर पेएबल, ट्रेड पेएबल नहीं होगा, अदर पेएबल या अकाउंट पेएबल लिख सकते हो। अच्छा, इसका लेजर भी होते हैं। लेजर किस तरह से पास बनाते हैं इसका? किसी भी नॉन करंट एसेट का लेजर एसेट का है या लायबिलिटी का है? तो ब्रॉड ऑन के साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर। ओके की बात, ब्रॉड ऑन के साइड पर आएगा। यही सवाल कर लेते हैं जो अभी अभी किया है। 9 लाख हमारा ब्रॉड ऑन था, ऐसा था तो 1122 को हमारा ब्रॉड ऑन 9 लाख था। ठीक होगी बात। अगली बात सुनिए, अगर एसेट खरीदेंगे तो एसेट डेबिट होगा, बेचेंगे तो क्रेडिट होगा। बेचना तो आपके बस में नहीं है और खरीदेंगे सही आप, मतलब बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है। खरीदेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड पर लिखिए या क्रेडिट साइड पर? डेबिट साइड पर 1422 को हमने एसेट खरीदा तो एसेट डेबिट कर दिया कैश के नाम से, कितने का? 3 लाख का। अब पता है आपको, आपका साल पूरा हो गया, जैसे ही साल पूरा हो जाए ना, एक दफा क्लोज जरूर किया करें। जैसे साल पूरा हो, कैसे क्लोज करते हैं? 12 लाख टोटल, इधर भी 12 लाख टोटल, तो यहां पर इसका कैरी डाउन आ जाएगा, कितना आ जाएगा इस साइड पर? 12 लाख। बात समझ लगी? क्या किया? ब्रॉड ऑन लिख दिया, जितने एसेट खरीदे डेबिट और एंड पे कैरी डाउन। अगला साल आ गया तो मुझे बताएं कैरी डाउन अगले साल क्या बन जाएगा? 1123 को ब्रॉड ऑन, और ब्रॉड ऑन ये उसी साइड पर आएगा या उल्टी साइड पर आएगा? इसका मूव किस साइड फॉर्म में करता है? डायगोनल फॉर्म। क्या 2023 में एसेट खरीदा? अच्छा, जिस साल एसेट खरीदेंगे नहीं ना, जो ब्रॉड ऑन होगा वही कैरी डाउन होगा, और अगर एसेट खरीदेंगे तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। तो क्या 2023 में एसेट खरीदा था? किस डेट को बोला? 17 बल्कि 30 जून 23 को कैश कितने का? कितना आ जाएगा? 16 लाख। फिर इसको क्लोज करो, 16 लाख। कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 16। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये इसमें मेथड ऑफ डेबिशन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी यही बनता है और WDV के लिए भी यही बनता है आपके सिलेबस की। आप बल्कि डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड हो ना, एसेट का लेजर अभी तक आपके लिए यही है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDV मेथड। मेथड चेंज करने से सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती है बस, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। मेथड चेंज करने से डेप्रिसिएशन की वैल्यू और बुक वैल्यू चेंज होती है, कॉस्ट चेंज ही नहीं होती। अगर मैं लेजर बनाता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, पहले तो मुझे बताओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, बहुत नींद हो गई आपकी। हाँ जी, हाजिरा। पानी का क्या क्या उसमें? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा एसेट होता है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल। ये क्या होता है? काउंटर एसेट। जो चीज काउंटर एसेट होती है ना, उसका ब्रॉड ऑन एसेट के उलट होता है। जो चीज काउंटर एसेट होगी, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ब्रॉड किस साइड पर लिखते थे? क्रेडिट साइड पर। तो इसका जो ब्रॉड ऑन आएगा 1122 को ब्रॉड ऑन कितना था? 250। तो सवाल के शुरू में देखिए 1122 को आपके पास 9 लाख का एसेट है और 250 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सवाल अपने सामने रखे, उसी सवाल के मैं लेजर बनवा रहा हूं। 2022 में जर्नल एंट्रीज देखें कि क्या कोई ऐसी एंट्री पास हुई है? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। तो क्या करूं मैं? इसको क्रेडिट कर दूं डेप्रिसिएशन के नाम से। तो बताओ 2022 की डेप्रिसिएशन आई कितनी थी? अब
अगर स्ट्रेट लाइन मेथड वाली है तो वो लिख दो, अगर WDV वाली है तो वो लिख दो। जिस मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड की है वही लिख दो। बात समझ लगी? अब किसकी लिखनी है, जो मर्जी है बता दो, फिर अगले साल भी वही लिखवानी। 1125 इसका टोटल कर दें। थ्री 6 to 500 3 6 ईयर एंड। डेप्शन की डेट क्या होती है? ईयर एंड। कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 362,500। अब आ जाओ 1123, जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा वो अगले साल का ब्रॉ डाउन होगा। जो पिछले साल का कैरी डाउन होगा वो अगले साल का, फिर वही उस साल की डेप्रिसिएशन। आपके सिलेबस में तो है ही बस यही कि हर साल डेप्रिसिएशन लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपके सिलेबस में तो कोई है ही नहीं मसला। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2023 की, उसी की दिखाना जो पहले स्ट्रेट लाइन की है या WDV की है। 140 क्लोज कर दो, ये कितना आ जाएगा? 502,500 तो हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा 502,500। ये लेजर हो गया। एसेट में होगा तो एसेट ऐड करते जाएंगे, कैरी डाउन आता जाएगा। और डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन ऐड करते जाएंगे, उसका कैरी डाउन आता जाएगा। ये है 2022 का कैरी डाउन, ये वाला ऐसा है एसेट का। और ये किसका कैरी डाउन है? अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं, पता है क्या निकलेगा यहां से? बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट का बैलेंस माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसलिए जो पीपी ऊपर लिखा हुआ ना, इस पीपी को कॉस्ट लेजर भी बोला जाता है। कॉस्ट का लेजर क्या बोला जाता है? कॉस्ट का लेजर। फिर अगर मैं ये 1600,000 कैरी डाउन में से 502,500 माइनस करूं तो ये भी बुक वैल्यू है 2023 की। फार्मूला यही तो है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। मतलब एसेट के लेजर का बैलेंस ओपनिंग या क्लोजिंग, उसी रेलिवेंट डेट के अक्यूमुलेटेड एक्शन का जो डिफरेंस होगा वो उस डेट की बुक वैल्यू भी होता है। तो लोग इस तरह से बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने जितना पढ़ा वो एक रफ तरीका था। असल लोग क्या करते हैं, जब भी उन्हें बुक वैल्यू चाहिए तो पहले लेजर बनाते हैं, फिर उनकी वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं। बट इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने सीख भी लिया। और तो ये लेजर आपको बनाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना FR1 में तो बनाना ही लेजर है, उसमें तो रफ तरीके से काम नहीं जा सकता ना, वो कौन सा MCQs होते हैं। ठीक होगी बात। चलें जनाब, आपके 2 मेथड हो गए कंप्लीट। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन और अगले मेथड शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ साथ होता जाए। जी ये बस ये मुझे 2 मिनट दे दें फिर। जी मेरे भाई, कहते हैं डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट कब करनी चाहिए? व्हेन डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट या कमेंस। कहते हैं कब डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करो? कहते हैं जब आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। अवेलेबल फॉर, अब वो कैसे धोखा देता है हमें वो भी मैं बताता हूं। व्हेन एसेट अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज को ना रेडी फॉर यूज भी कहते हैं। अवेलेबल फॉर यूज को रेडी फॉर यूज भी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात देखें, ये अवेलेबल फॉर यूज कैसे पता चलेगा? जब उसकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए।
और वो सही परफॉर्म कर जाए। ये अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? व्हेन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग आर कंप्लीटेड, और वो प्रॉपरली फंक्शन में आ सकता है। अब हुआ ये, नेक्स्ट एक सवाल लिखते हैं, एसेट परचेज्ड एट 1/1/2022 received at site at 1/2/22, महीना लग गया उसको आते आते। इंस्टॉलेशन completed March 15th 2022, commercial production started at 1/4/2022। कहता है ये हमने एसेट खरीदा, मतलब पैसे तुझे देकर काम हो गया हमारा 1/1/22, जहां से खरीदना था वो वहां से एक महीने में हमारे पास पहुंच, जैसे चाइना से या किसी भी मुल्क से बाहर से खरीदे बड़े एसेट तो ऐसे ही 5-5 महीने भी लग जाते हैं, तो दोनों ने बाय सी आना होता है तो प्रोसीजर्स लग जाता है। वो आपके पास फरवरी की 1 तारीख को पहुंचा है, आपने उसको इंस्टॉल किया, टेस्ट किया, 15 मार्च 2022 को कंप्लीट हो। आपने कहा जी एसेट शुरू करना है तो कोई पार्टी पुर्टी हो जानी चाहिए, या किसी बाबा जी को बुलाते हैं, किसी मुर्शिद को बुलाते हैं, दुआ शुआ मंगवाते हैं, फिर एसेट्स की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वो 15 दिन में ये अरेंजमेंट करने में लग गया। अच्छा, वो जो पार्टी पुर्टी करोगे या जो सेलिब्रेशन करोगे उसका जो खर्चा है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, वो खर्चा ऐड। ये ना कहना कि वो एसेट वहाबी है कि वो मुर्शिद को नहीं मानता या फलाना ढमकाना, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एसेट की स्टैंडर्ड कहता है कि वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई, मतलब हमने उससे प्रोडक्शन करना शुरू की 1 अप्रैल को। डेप्रिसिएशन किस दिन से शुरू करेंगे? डेट बताया करो, आप कहानी सुना देते हो, डेट बताओ। 15 मार्च आप कह रहे हैं, आपने कब डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया? 15 मार्च को। हमने कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं देखनी होती, चाहे ये 4 महीने भी रुका रहता ना, हमने देखना है कि जब उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, आप उसको इस्तेमाल करने के वो काबिल है, आप चाहे 2 महीने लेट कर दो। कमर्शियल प्रोडक्शन किस दिन, सॉरी अवेलेबल फॉर यूज किस दिन से था? तो 15 मार्च से डेप्रिसिएशन लेना, यानी इस दिन से टाइम काउंट करेंगे। सर आपने कहा कि जब हमारे कंट्रोल में आ जाए तो रिसीव वो कंट्रोल में आ गया तो हम एसेट डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन किस दिन से शुरू करेंगे वो और रूल है। कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं एसेट डेबिट कर दूंगा, कैश क्रेडिट कर दूंगा। जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा मैं एसेट डेबिट नहीं करूंगा, एसेट अपना नहीं मानूंगा, उसको नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा। रिकॉग्नाइज कब करूंगा? जब कंट्रोल आएगा। डेप्रिसिएशन लेना कब शुरू करूंगा? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। ठीक होगी बात? सर क्वेश्चन है जी हमने एसेट मंगवाया है जी, हर दिन में पहुंचता होता है, ठीक है। फिक्स पोस्ट के पता न्यू चालू फिक्स हम्म, हम कहते हैं 5 दिन पहुंचे हमारे पास तो आगे बढ़ जाएंगे, तो वो ऐड होगा नहीं पोस्ट बिल्कुल ऐड होंगे, पोस्ट ऐड होगा। जो क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना उसके साथ। चले जी, सवाल मैं समझाता हूं जिन्होंने पूछा है। सवाल ये पूछा है कि भाई नॉर्मल हमारे एसेट ना पहुंचता है 10 दिन के अंदर और हमारा खर्चा लगता है 5000, हमें चाहिए एसेट 5 दिन के अंदर। वो कहते हैं ठीक है, अगर जल्दी मंगवाना है ना तो हमको इमरजेंसी फ्लाइट भेजते हैं, वो फिर हमें खर्चा ज्यादा। अक्सर हम जाते हैं ना
और ये इवन के नादरा वाले ऑफिस में जाए ना, वो कहता है जी अर्जेंट चाहिए तो इतने पैसे, और अगर हफ्ते बाद चाहिए तो इतने पैसे, और फर्क भी देखो सिफर का, मतलब अर्जेंट चाहिए तो 500, नॉर्मल चाहिए तो 50। बंदा पूछे कि इतना ज्यादा फर्क, हालांकि वो सिंपल ये होता है तो जलील करने वाली बात होती है, सिंपल प्रिंट दे दी उसको, क्या 50 से नहीं होते। नहीं बेफॉर्म बनवाना था यार, तो बेफॉर्म बनवाना था ना, तो उन्होंने, मैंने कहा कि हाँ, वो कहते हैं कि अगर आपने नॉर्मल बनवाना है ना हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा। तो आईडी कार्ड का तो शायद वो 750 है नॉर्मल, और पता नहीं अर्जेंट क्या है, मुझे तो कोई इमरजेंसी होती नहीं, मैं तो हमेशा नॉर्मली खाता रखता हूँ ऐसे ही। चले अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा ये अभी बात खत्म नहीं हुई, पता चल के डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हैं? व्हेन डेप्रिसिएशन सीज, कौन सी बता तो दी है, नहीं वो सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल पूरा कर दिया था। उसने कहा था 5 दिन में चाहिए ना, तो अगर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे वो ज्यादा ऐड हो जाएंगे, जितने देंगे उतने ऐड होंगे, चाहे आप नॉर्मल पे करें चाहे आप वो जितने पे करेंगे वही ऐड होगा। सीज का मतलब यह है कि किस दिन डेप्रिसिएशन लेना बंद कर देंगे। नंबर 1 कहता है डेप्रिसिएशन लेना बंद कर दो व्हेन डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या है? जब एसेट बेच दो, जाहिर सी बात है जब बेच देंगे तो फिर डेप्रिसिएशन लेना उस दिन से बंद कर देंगे। या व्हेन डी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एसेट अपना मान बनाने ना, और डी रिकॉग्नाइज का मतलब है जब आपने एसेट की लिस्ट में से उसको रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव करते हैं? पहली बात फुली, हाँ एक और भी होता है, वैसे ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ऐसे मैंने लिखा है, ऐसे आप कहेंगे ये नहीं होता। जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए ना उसको भी दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करते। एसेट अगर फुल मतलब 10 साल का आपने उसकी लाइफ रखी थी, 10 साल गुजर गए, वो 11वें साल भी इस्तेमाल हो रहा है तो फुल डेप्रिशिएट हो गया, तो बस दोबारा फिर उसको डेप्रिशिएट ना करो। डी रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि आपका एसेट काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहा, आपने उसको कहा कि यार इसको तो कहीं नुक्कड़ में लगाओ या साइड पे कर दो, इसको एसेट की लिस्ट में से इसका नाम निकाल दो, तो उसे बोल कर देते हैं डी रिकॉग्नाइज। बुक से जब खत्म कर देना होता है एसेट्स, तो जब डी रिकॉग्नाइज करो या बेच दो, वैसे बेचना का भी डी रिकॉग्निशन ही होता है, बेचना भी डी रिकॉग्नाइज ही होता है। तो जब आप एसेट अपना या तो इस्तेमाल करना बंद कर दो, सस्पेंड कर दो, डेप्रिसिएशन आएगी। इस्तेमाल सस्पेंड कर दो, सस्पेंड का मतलब क्या है? 2 महीने ना इस्तेमाल करो, साल ना इस्तेमाल करो, 4 साल ना इस्तेमाल करो, वो अवेलेबल फॉर है। लेकिन जिसको परमानेंटली खत्म कर दो कि अब इसको इस्तेमाल नहीं होना, फिर डेप्रिसिएशन सीज होगी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं आए। ठीक होगी बात? तो अदर मेथड्स ना हम 10 मिनट नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, फिर 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये असल पे नमाज की ब्रेक है इसलिए फिर ज्यादा नहीं, ठीक है 10 मिनट बस। वो अदर इनकम में चली जाती है, अगर बाद में बेचते हो ना वो अदर इनकम में रिकॉग्नाइज हो जाती है। Yeah,
इसको ले लियो तुम क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं तुम्हें माचिस बोल रहे हैं तुम्हें आग लगाने वाली बोल रहे हैं उसके साथ चले जाओ तुम कितने जाने लगे आशा हमेशा इमरजेंसी रहती है ना तो सोच रहा आज एंजॉय करते हैं मॉम कैसी हो आज आप लेट आ रही हो हाँ अब बात से रहती हूँ मेरे फाइनेंस में हाँ कुछ भी इफेक्ट होते हैं कैसे आपकी मुझे नहीं चाहिए चलता होगा क्या याद है सब पता होता है क्या हम क्या लेक्चर स्टार्ट हुए यार फील आप मुझे अच्छे बबल दिखाते हैं ना तो दिमाग पर अच्छा लोग कहते हैं तो ये ये तो कहते हैं ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेडिकल को खा वो करने को बोलता अच्छा पेपर में या चॉकलेट खाते हाँ सही बात तुम कह रही हो रिफ्रेश भी दिखा रहे हो खाते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए फिर दिमाग चलता है फिर मतलब क्या है हाँ फिर मगर सही है ज्यादा दिन ना करो हाँ इंशाल्लाह हाँ और कुछ लोग कहते हैं कि सिर से खाते रहो छुपाते रहो तो आप बन जाएगी लेकिन ऐसा होता है लेकिन वो महीनों तक लगे रहते महीनों तक बोलो सर यार मैं कोई 2 महीने से काम कर रही हूँ लेकिन जेनेटिक भी होता है ये भी होता है कि अगर हमें हड्डियां निकालनी तो उसमें वेट ही लूज करना फिर पेस्ट सब बनती है तो हड्डियां जान पता नहीं पिछले 1-1.5 महीने से क्या हो गया ना मुझे बबल्स आने लग गए और मेरे बैग में और टाइम बबल थे
मैंने शॉप चेंज लेना होता ना तो मैं लेती बबल पे कहती हूँ 50,000 जितने भी बबल लेके बाकी चेंज को और ये वायरस मेरे सारे कलर में फैला हुआ है मेरे घर जो है हर कलर में बबल खा रही हूँ बूम बूम ऐसे पता है बूम बूम का उसमें से स्टिकर निकलते हैं और मैंने तो एक पता है क्या वो स्टिकर लगाया अभी डिंग डोंग का डिंग डोंग खाई और स्टिकर यहाँ लगाया बचपन में लगाती चैट करी हुई और मैंने ऐसे बैठ के फटाफट एक तरफ डाला पानी का और लगाया तब मजा आया एग्जाम सीधा मस्त कर दो टीचर्स में और मेरी क्लास की लड़कियां कैसी हो तुम मैंने लगी आपकी बातें की मुझसे कहती हमारे साथ बुरा हाल है पेपर 2 महीने हमें कुछ नहीं कहती आज टेक्स्ट का मौका कहती बस हमने दे दिया कहती वो भी क्लास के सिर्फ चंडी पर ठीक है आ जाना यार छोड़ दी अच्छा रेडी हो गया है मैं कलर की मैंने भी सुना एक हाजरा तो पता है कितना है इस चीज का और दो कौन है लो इसको इस चीज का तो अच्छी तो उससे वो करती हो और उसने तुम्हारे हाथ भी कुछ ऐसे मेरे से पूछा मैंने क्या बुलाती नहीं है किसको हाजरा मुझे ना वो कह रही है मुझे वैसे उससे इतना वो करती हो और उससे किसी और को बनाया होगा कौन बात कर रहा है ये है बात कर रहा है अच्छा मैं तुम्हारे शक्ल क्या हाल से लेते थे फिर कुछ ऐसे बिल में खा जाते मिल गया सब अच्छा क्या बोल रहे हैं यहाँ तो तू बैठा हुआ था ना कॉलिंग भी नंबर बता अपना नंबर कैसा सैलेड पे लगाया तो मैं इतना देखती हूँ बस पर रोज ब्रेकफास्ट रोज देखती हूँ हाँ जी और मेरे इंस्टा में टिकटॉक सब ना देखा अगर डोरेमोन बनते
ये देखो नजर लगा देते हैं। यार ऐसे जाती हो मुझे क्या है I wish sleep went as slow as it possible. सच में सही किया था और सोते हैं उससे तो पता ही नहीं चलता मुझे ना आई है थोड़ी जूनी ऑफ कैंपस ये मुझे कितना क्योंकि मैं खंबा बन गया सर मैंने बताया था अच्छे लोग बोले कि तुमसे पहननी क्यों है मैं फिर इतनी लंबी हो सकती मेरा निकाली हाँ नहीं हाँ बिल्कुल सही तुम सही कह रही चलें जी, अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अदर मेथड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मेथड है, बट बाकी भी कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल हो जाता है, और पेपर में तो हमारे लेवल पर तो कोई भी मेथड आ जाता है। उनमें से एक है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड
सम ऑफ डिजिट्स मेथड के अंदर फार्मूला डेप्रिसिएशन का बनता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। मल्टीप्लाइड बाय remaining useful life। Depreciation, cost minus residual value divided by sum of digits multiplied by remaining useful life। अगर हम इसका सम ऑफ डिजिट्स के बारे में तो आप जानते हो, क्या फार्मूला पड़ा हुआ है, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ डिजिट का क्या फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला है, ये यानी नेचुरल नंबर का अगर आपने सम करना है तो इसके ये सम का फार्मूला है। जैसे अगर आपको कहे कि पहले 200 नंबर का सम बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, वो 200 की जगह आप ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो 200 इंटू 200 प्लस 1/2। तो नेचुरल नंबर का तो सम ऑफ डिजिट्स का वही फार्मूला है, ठीक है। इसमें n किसको डिनोट कर रहा है, यूजफुल लाइफ। n किसको डिनोट कर रहा है, यूजफुल लाइफ। ओके होगी बात, अब सवाल करते हैं। फार्मूला क्या है सम ऑफ डिजिट्स का, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और क्योंकि कॉस्ट का तो गिवन होगी सवाल के अंदर, रेसिडुअल वैल्यू हुई तो वो भी गिवन होगी वरना निल। सम ऑफ डिजिट्स का ये फार्मूला है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके होगी बात। अब सवाल एक देखते हैं, सपोज दैट कॉस्ट है 5 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 50,000, यूजफुल लाइफ है 5 years। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 5 years की कर लेते हैं। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। क्योंकि बात, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला हमने क्या सीखा अभी, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट्स, या तो ऐसा कर ले 1 से लेकर 5 तक लेकर प्लस कर ले, या फार्मूला लगा दे। तो सम ऑफ डिजिट्स का फार्मूला क्या है हमने पढ़ा, n इंटू n प्लस 1/, n किसको डिनोट कर रहा है, तो लिख दें 5 इंटू 5 प्लस 1/2। आपके पास सम ऑफ डिजिट आ गया, जितनी लाइफ है वो प्लस 1 डिवाइड बाय, ये सम ऑफ डिजिट है। अभी हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। 15 का मतलब ये है कि बेसिकली वो एक मेथड है जिससे वो देख रहा है कि इससे कितनी वैल्यू जनरेट हो सकती है कितने साल तक। और दूसरा ये चाहता है, ये देखिए पहले साल जो डेप्रिसिएशन आएगी वो ज्यादा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसेट नया होता है और फायदा ज्यादा देता है। जैसे जैसे एसेट पुराना हो जाएगा तो फायदा भी कम देगा, डेप्रिसिएशन भी कम होनी चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स में वो एक वेट कर लेता है कि जैसे पहला वो रैंक 1 है जी, पहले 1 2 3 4 5,
यानी पहला ए कैटेगरी में मतलब वो अच्छी पोजीशन में है, सेकंड थोड़ी वैल्यू और कम हो गई है, तो टोटल उसकी रैंकिंग करके डिवाइड उस पे कर देता है। जैसे टोटल लाइफ पे डिवाइड करना होता है ना, नहीं वो कहता है कि ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी पूरी लाइफ के अंदर 15 पॉइंट दे देते, उसको एक रेटिंग दे देता। हाँ जी, अब हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सम ऑफ डिजिट्स में पहले फार्मूला वही एक ही है सबके लिए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है बस। रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएशन कब अप्लाई करते हैं, साल के शुरू में, साल के एंड पे? एंड पे, पहले साल का एंड है, एंड ऑफ ईयर 1, पहला साल पूरा हो गया। कॉस्ट कितनी है एसेट की? 5 लाख। उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स कितना है? मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ उसकी 5 साल है, टोटल लाइफ उसकी, हम पहले साल के एंड पे हैं, तो बाकी कितनी लाइफ बच गई? 4 साल। ऐसा गलत है, यही ट्रिक है। रिमेनिंग लाइफ कहते किसे? टोटल लाइफ माइनस जितने दफा डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, टोटल लाइफ माइनस पहले जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, तब रिमेनिंग लाइफ आएगी। मतलब टोटल लाइफ माइनस पहले साल हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, ले कितनी चुके हैं डेप्रिसिएशन? कुछ भी नहीं, तो 5 माइनस 0। रिमेनिंग लाइफ कैसे फाइंड करनी है? क्योंकि यहां पर धोखा खाया जा सकता है। एंड ऑफ द 1 ईयर में बंदे को लगता है ये साल गुजर गया है, ये साल तो गुजर गया, डेप्रिसिएशन तो अब ले रहे हो ना, इसके ही तो डेप्रिसिएशन लेनी है, तो गुजरे हुए साल पुराने होंगे। कितना आ गया? 1,50,000। एंड ऑफ ईयर 2, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल साल है 5, कितने गुजर चुके हैं? हम सेकंड ईयर के एंड पे हैं, डेप्रिसिएशन किसकी ले रहे हैं? सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर पर गुजरा हुआ साल कंसीडर, तो कितने साल गुजर गए? 1 साल। टोटल लाइफ माइनस पहले जितने साल गुजर चुके हैं वो वाला साल नहीं। कितना आ गया? 1,20,000। फिर एंड ऑफ ईयर 3, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, सेम फार्मूला, टोटल लाइफ माइनस, तीसरे साल पे हम हैं, तो गुजर कितने गए? तीसरा साल हमारा है, गुजरे कितने? 2 साल। कितना आ गया? 90,000। एंड ऑफ ईयर 4, सेम फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस, कितने साल गुजर गए? 3। कितना आ गया? 60,000। एंड ऑफ ईयर 5, जी वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कहा था। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस, 5वें साल पे खड़े हैं, तो 5 में से गुजर कितने गए? 4। अब छठे साल में जाएंगे नहीं, बोला क्यों? 5 माइनस 5 होगा तो 0। डन। अब अगर आपसे कोई बुक वैल्यू पूछे तो वो उसका फार्मूला वही पुराना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, मेथड जो मर्जी हो। बुक वैल्यू का फार्मूला चेंज, पहले साल की बुक वैल्यू पता है कितनी आएगी? पहले साल की 5 लाख माइनस 150,000। 5 लाख कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन कितनी है? दूसरे साल बुक वैल्यू कितनी आएगी पता है? 5 लाख माइनस 2,70,000। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्कुल वही। कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, या पिछले साल की बुक वैल्यू से अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डन। बस एक सवाल कर दो, फिर अगले मेथड पे चलते हैं, ये इतना ही है। हाँ, पेपर में एक सवाल आया हुआ है, किस मेथड से में डेप्रिसिएशन हर अगले साल रिड्यूस होती रहती है?
उसने सवाल का जो ऑप्शन सुन ले, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट्स, चौथी मैं नहीं बताऊंगा, इन तीनों में से बताओ किसकी है। सम ऑफ डिजिट्स में भी डेप्थ रिड्यूस होती है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी, और डी ऑप्शन ही यही है, बी एंड सी बोथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो डेप्थ फिक्स रहती है और इन दोनों में डेप्थ कम होती रहती है। बस एक सवाल करके दे दीजिए जी, कितना नीचे, वो तो n इंटू n प्लस 1/2 यहां से शुरू किया, n इंटू n प्लस 1/2। अगर फार्मूला भूल जाए ना, जितनी लाइफ है 1 से लेकर सीक्वेंस में लिख के प्लस कर लेना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने साल है ऐड कर देना। चलिए जी, एक सवाल लिखिए। कॉस्ट है 12 लाख, रेजुअल वैल्यू है 2,50,000, यूजफुल लाइफ है 12 ईयर्स, फाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ 7th ईयर, जल्दी से 7वें साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे विद सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अब हर साल हर मेथड से डेप्रिसिएशन सम ऑफ डिजिट्स मेथड। डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होगी ना, जर्नल एंट्री चेंज, ना लेजर चेंज, ना बुक वैल्यू चेंज, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी, बाकी फार्मूला किसी में कोई फर्क नहीं है। कल इको की टाइमिंग का कुछ चेंज है या सेम? कल तो 2:30 बजे होगी ना। हाँ जी, बताया जरा 7वें साल की डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? फाइक हाँ रहता भाई। नाइन थ्री 73,000 कितना आना? 203 7वें साल की डेप्रिसिएशन बतानी। हाँ तो बा  बड़ा तो सवाल ही नहीं है, कितना टाइम लगा रहे हो? इतना दाबो कितना आ रहा है? 73077 6.9 आना समझना। और देखो ना, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? n into n plus 1/2, 12 into 12 plus 1/2, 78। तो सवाल तो खत्म हो गया। अब सिंपल क्या करना है, 7वें साल की डेप्रिसिएशन चाहिए हमें। डेप्रिसिएशन किसके बराबर आ गई? कॉस्ट 12 लाख माइनस रेजुअल वैल्यू 250,000 डिवाइडेड बाय 78।
मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइफ कितनी है 12 साल। हमने 7वें साल की डेप्रिसिएशन लेनी है तो गुजरे कितने 6 साल। 7वें साल पे तो हम खड़े हैं, जिस साल पे हम खड़े हैं उससे पिछले साल गुजर गए, -6। कितनी वैल्यू आ गई 730। अब एक और मजे का सवाल पूछूं, गलत जवाब देने पे हाँ जी, इसकी बुक वैल्यू बता सकते हो 7वें साल की? अभी नहीं बता सकते क्योंकि इसकी पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे 7 साल होंगे, तो सिर्फ 7वें साल एक ही डेप्रिसिएशन है। आपको पिछले 6 सालों की अलग अलग डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर बुक वैल्यू फाइंड हो सकती। हाँ, एक और तरीका है, लेकिन वही है ना कि जब जिस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है तो हम ऐसे ही नहीं पढ़ते। अदरवाइज बुक वैल्यू किसे कहते हैं, जो टोटल सम ऑफ डिजिट्स है ना, जितने सम ऑफ डिजिट्स बच गए हैं ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं जी। हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए ना। यहाँ पर फार्मूले में क्या है 7वें साल पर हमने नहीं, फार्मूले में क्या है, फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ फाइंड कैसे करते हैं, टोटल लाइफ 12 साल माइनस हम 7वें साल पर हैं, कितने साल गुजर चुके हैं 6, तो 12 में से 6 माइनस कर दिए, रिमेनिंग लाइफ बच। हाँ जी, ओके डन। नेक्स्ट मेथड, और जो बातें कर रहे हैं उन्हें अकाउंटिंग आती है? नहीं आती है तो हम आपको स्पेस दे देते हैं बातें करने के लिए भी, कोई मसला नहीं। सारे रूम अभी फ्री है क्योंकि शाम होगी, ऐसे हम आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, माजरत, लेकिन नहीं आती तो फिर सीख ले। नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन मेथड। या इसे यूजेज मेथड भी बोलते थे, प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। मतलब यह है कि आपका एसेट कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा या कितने घंटे चलेगा, ये दोनों यूजेज, मतलब कितने घंटे चलेगा, और प्रोडक्शन कितने यूनिट बनाएगा। अगर वो टोटल आवर्स दे दे तो वो उसकी लाइफ हो जाएगी, अगर वो टोटल यूनिट दे दे तो वो उसकी लाइफ हो जाएगी। मतलब एक यूनिट से हमने 5 लाख यूनिट बनाने हैं तो उसकी लाइफ 5 लाख है। 5 लाख यूनिट, वो कहता है एक ऐसे 5 लाख घंटे चलेगा, उसकी लाइफ है 5 लाख घंटे। तो लाइफ सिर्फ ईयर्स में नहीं हो सकती, यूनिट में भी हो सकती है और आवर्स में भी हो सकती है। ठीक होगी बात। अब अगर इसका फार्मूला लिखे डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन या आवर्स। अगर मैं इतना लिखूं ना तो ये बनता है रेट का फार्मूला। इसका फार्मूला बन जाएगा रेट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या, जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करें उस साल कितने यूनिट बनाए। टोटल तो 5 लाख बनाने हैं, जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हो उस साल कितने यूनिट बनाए। एक सवाल पूछूं, इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी या कम होती जाएगी? इसकी डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी हर साल या कम होती जाएगी? फिक्स रहेगी। आप बताएं। माशाअल्लाह। एक साल इसकी ना फिक्स रह सकती है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिट जितना कम ज्यादा होगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिस साल ज्यादा यूनिट बनाओगे डेप्रिसिएशन ज्यादा आ जाएगी, जिस साल कम यूनिट बनाओगे, अगर एक साल में आपकी शादी भी आ गया, मतलब घर में कोई फंक्शन आ गया, आपने उस साल प्रोडक्शन ही नहीं की, तो तब उस साल की डेप्रिसिएशन क्या आएगी? 0। नहीं तो आपके अपनी शादी पे तूने हलवाई तो नहीं बन के बैठा रहेगा ना, तू अपने फंक्शन भी तो अटेंड करेगा ना। तो अगर आपने प्रोडक्शन ही नहीं की किसी साल,
तो तब डेफिनेशन कितनी आएगी? 0। अब को इंटरेस्टिंग बात बताओ, किसी भी मेथड में डेफिनेशन 0 नहीं आती सिवाय इसके। किसी भी मेथड में डेप्रिसिएशन 0 नहीं आती। क्यों भला? क्योंकि एसिड इस्तेमाल हो या ना हो वो तो डेफिनेशन आती है। ये वाहिद मेथड है इसमें एसिड डेप्रिशिएट हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि टोटल प्रोडक्शन 0 है इस वजह से उसकी डेफिनेशन 0 आती है। और आई कैप को भी इस बात का पता है, उसको सवाल पूछता है, कहता है बताओ किस मेथड में डेफिनेशन 0 आती है? सिर्फ प्रोडक्शन मेथड, यूजेज या प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई भी और मेथड है, अगर एसिड है अवेलेबल फॉर यूज तो उसकी डेफिनेशन आएगी, इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि वो देखते ही अवेलेबल फॉर, इसमें भी आती है डेफिनेशन। एनुअल प्रोडक्शन 0 होने की वजह से 0 हो जाता है, फार्मूला लगेगा मल्टीप्लाई बाय 0, तो कोई और मेथड नहीं। अब सवाल होगा 2 पेपर में आने वाले, किस मेथड में डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और सम ऑफ डिजिट्स में। किस मेथड में डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है? प्रोडक्शन मेथड के अंदर। ग्राफ का भी पता चल गया। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जिगजैग, यानी कभी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो ये इसका कोई पैटर्न नहीं होगा। एनुअल प्रोडक्शन फिक्स हो, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्या आप हर साल 2 लाख यूनिट में? कभी ऐसा होता है कि आपकी मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी बिजली का मसला आ जाता है, कभी लेबर का इश्यू आ जाता है, तो हर साल एक जैसे, हाँ बंदा सोचता है लेकिन प्लस माइनस हो जाता है प्रैक्टिकली। फिर कर ले इसका सवाल भी, मेथड आपका कंप्लीट हो गया। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1 लाख कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन हो सकती है आपके एसिड से 15 लाख यूनिट्स। आपने पहले साल बनाए यूनिट 1 लाख, दूसरे साल यूनिट बनाए 2 लाख, तीसरे साल बनाए 5 लाख, चौथे साल बना लिए 2.5 लाख। अब वो आपसे किसी भी साल की, कहीं 15 लाख से ज्यादा तो नहीं कर दिया? नहीं, किसी भी साल की आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। ये तो काम आसान ना हो गया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उस साल की प्रोडक्शन से। इसके अंदर 6/12, 2/12, 1/12 का चक्कर नहीं होता। भला क्यों? क्योंकि अगर 1 महीना प्रोडक्शन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट कम हो जाएंगे। तो इसमें टाइम फैक्टर सिर्फ 2 मेथड में लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, स्टेरलाइट में। उसे कहते हैं टाइम मेथड। वो दोनों टाइम मेथड है। और ये कौन से हैं? यूनिट मेथड। वो टाइम मेथड है, ये यूनिट मेथड। तो चलो जी, किस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है? जो आप कहोगे उसी 1 साल की फाइंड कर लेते हैं। थर्ड की करनी है? चलो थर्ड की कर लेते हैं। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है? 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख। किसी भी साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। ये जो मैंने सर्कल किया है ये है रेट का फार्मूला, और इस रेट को इससे मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर वो आपको पूछे ना कि प्रोडक्शन का रेट का फार्मूला बताएं, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टी डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर। ठीक होगी बात? एक छोटी सी बात रह गई ऐसे रिलेटेड, वो हम कल कर लेंगे। और कल इसके फिर बल्कि सेल्फ टेस्ट अब इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट करो और इसका सेल्फ टेस्ट कंप्लीट करो। कल जो सेल्फ टेस्ट के मसाइल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात रहती है वो डिस्कस करेंगे, और कल ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए।